अब देखिए, इसमें भी ना हम लोग भगवान को ब्लेम करेंगे कि भगवान ने ऐसी हमको शरीर दी, ऐसी ज़िंदगी दी कि लोग हमको परेशान कर रहे हैं। के बारे में देखो तो बेचारी गरीब तो है लेकिन परेशान भी है, रोज़ दुखी रहती है। इससे भी ज़्यादा दुखी और परेशान लोग हैं। तो कह रहे हैं ये आदमी किसी लड़की को परेशान किया था, गलत किया था, इसलिए वो बहुत जल्दी धरती पे वापस आ गया और उसने एक औरत का जन्म लिया और उसने चूज़ किया कि मुझे भी टॉर्चर किया जाए। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ, आपको बताना भी चाहता हूँ कि हम जब कोई ख़ास चीज़ बार बार करते हैं, जैसे आप आजकल बुक्स पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, आप बेचारे फंस गए हैं रिम्पी स्कैन में, काउंटर पे फंस गए हैं। आप शायद वो पसंद करते हो ना करते हो, बट फंस तो गए ही हैं। आप हमारे साथ फंस गए हैं गाड़ी चलाते चलाते, खेती भी कर रहे हैं और आप खाना बनाने के चक्कर में पड़ गई हैं। आप टीचर भी बनेंगी, आपको मैथ्स और साइंस दे दिया गया है, मुझे लोगों को ये पढ़ाना है, डॉक्टर साहब को मेडिकल मरीज़ देखने हैं। आखिर जब कोई आदमी किसी काम में फंसता है तो ये काम उसकी चॉइस होती है कि उसको ज़बरदस्ती धक्का डाल दिया जाता है, मार दिया जाता है। उसकी चॉइस होती है। जब हमारी चॉइस होती है तो हम परेशान क्यों होते हैं उसको करते करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। डॉक्टर माइकल न्यूटन अलग अलग पेशेंट्स को हिप्नोटाइज़ करते हैं और उनको पास्ट में ले जाते हैं। अब इसी में बहुत से लोगों को डाउट है कि क्या आदमी को हिप्नोटाइज़ करके उसके पास्ट में ले जाया जा सकता है। नंबर 1 डाउट। नंबर 2 डाउट, क्या सही में कोई आदमी इस फिज़िकल बॉडी के अलावा भी हमारी लाइफ होती है। पहला डाउट कि क्या हिप्नोटाइज़ करके हम पास्ट में जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये मानते नहीं जा सकते। अगर मानते जा सकते हैं तो इसकी पूरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो गई होती, इसमें बीएड की बीएससी की पढ़ाई हो रही होती, बड़े बड़े क्लिनिक होते जहाँ पर लोगों को पास्ट में ले जाया जाता। तो मासेस अभी इसको विश्वास नहीं करते। दूसरा डाउट कि क्या हमारे पास्ट लाइफ भी होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं मानते। अगर मान रहे होते तो ये पूछते कि आखिर कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कौन से सिद्धांत हैं जिससे एक आदमी की किस्मत डिसाइड होती है कि वो महलों में रहेगा, एक आदमी बेचारा भीख मांगेगा। लेकिन हर एक चीज़ के पीछे कुछ न कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं और उन लॉज के बारे में जानना चाहिए। मुझे लगता है केवल वही आदमी दुनिया के गहरे नियमों को जानना चाहेगा जो एक्सपीरियंसेस नहीं खोज रहा है। जो पेशेंट है 24 घंटे में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा खाना नहीं खोज रहे हैं। जैसे बहुत से हमारे बच्चे हैं, वो दिन भर काम करते हैं, फिर शाम को जाकर के कुछ टेस्टी खाना खाना चाहते हैं। उनके लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है कि एक नया मोबाइल फ़ोन मिल गया। ये सब की सब चीज़ें एक्सपीरियंस है, मतलब हमारे बॉडी और हमारे आँख नाक कान के लिए कुछ नयापन। ये दिमाग में आता ही नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एक्सपीरियंसेस को पाने के लिए, कुछ नया नया पाने के लिए कुछ भी करना पड़े, लोग करने को तैयार हैं। अब एक नए फ़ोन के लिए अगर आपको चोरी भी करना पड़े तो आदमी चोरी करने को तैयार है। और हम में से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को विश्वास दिला देते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। वो तो बहुत विकृत हैं। अगर मैं भगवान के नाम पे किसी को मार रहा हूँ जान से, मैं एक हिंदू हूँ और किसी को इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि वो हिंदू नहीं है या मेरी बात को नहीं मानता, तो उसके मन में कभी सवाल भी नहीं आता कि तकलीफ मरने से पहले, बहुत पहले आती है। तकलीफ माइंड में आती है। अभी रिसेंटली जब मैं उस बच्ची के एक्सीडेंट में गया था तो मैं देख रहा था उस बच्ची ने जो सफ़र किया वो तो किया ही किया। उसके सबसे नज़दीक उसके माता पिता थे। एक्सीडेंट में उस बच्ची को चोट लग गई, वो तो बेहोश हो गई और उस पूरे दौरान उसका वेंटिलेटर पे रहना, उसको बेहोश होना, उसका होश में आना, वो सब तो भूल ही जाएगी। वो तो उसकी मेमोरी का पार्ट भी नहीं होगा। मेरा भी जो ऑपरेशन हुआ हॉस्पिटल में, जिस समय पेट काटा गया, वो सब तो ख़त्म, याद भी नहीं है मेरी मेमोरी में। और हमारे माइंड का एक और बड़ी ख़ास क्वालिटी है, वो हर चीज़ को, ये अच्छी चीज़ है, हर चीज़ को सफाई कर देती है। हर एक मेमोरी को
क्लीन कर देती है, क्लियर कर देती है। लेकिन मैं रिम्पी से कह रहा था, हम लोगों को खुश इस चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए कि हमारे को कितने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, या हमें इस चीज़ के लिए दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारा एक्सपीरियंस कितना ख़राब हुआ, किसी के घर में कोई मौत हो गई, किसी के साथ बहुत गलत हुआ। ये एक्सपीरियंस है, हमको इसके लिए कभी भी खुश या दुखी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम ज़्यादातर गलत चीज़ें करेंगे, क्योंकि हम मांगेंगे एक्सपीरियंसेस। हम लड़ेंगे दूसरों से कि तुमने मुझे प्यार क्यों नहीं किया, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया। अगर आप नौकरी करेंगे तो आप लड़ाई करेंगे अपने बॉसेस से कि तुम हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस दो, मतलब ज़्यादा पैसा दो, और ये आपको भटकाएगा। क्योंकि अब मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सुख है मन का पीस। अगर कोई श्रेणी हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बचपन में गेम खेलते थे ना, तो जब एक लेवल क्रॉस करके सेकंड लेवल पे जाओ तो और बड़े इनाम मिलते थे। पहले फल मिलते थे, बाद में कुछ और मिलता था, लास्ट में हीरे मिलते थे वीडियो गेम में। तो जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सुख है, पहले मुझे लगता था पैसा, रुपया, नाम, शोहरत ये है, और अभी भी बहुत से लोग यही मानते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है जब आप नींद जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं जगते हुए भी। मतलब फिजिकल वर्ल्ड की कोई भी चीज़, कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना आपके मन में विचार और इमोशन नहीं बन पाए, ये सबसे बड़ी फ्रीडम है। और ये केवल उसी आदमी को होगा जो ये सवाल पूछता है कि हमारी लाइफ के सिद्धांत क्या है। जब हम कुछ करते हैं तो उस करने से हमको कैसे असर पड़ता है। ये मत पूछिएगा कि अच्छा हम कौन सा काम करें कि हमको पैसा मिलेगा अभी या तो अगले जन्म में। हम कौन से दान कर दें, पुण्य कर दें कि मेरे बच्चे खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। अभी रिसेंटली मैं एक भाई साहब से पूछ रहा था, मतलब बता रहा था कि बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, वो एकदम बहुत कमाल, बहुत जादुई तरीके से ठीक हो गई। वो जो प्रोग्रेस एक्सीडेंट, उतने बड़े एक्सीडेंट के बाद में शायद महीने भर बाद आता। क्योंकि मेरी जान पहचान में एक अंकल हैं, यादव अंकल हैं, उनका एक बेटा था, उसका हो गया था बाइक एक्सीडेंट। दोस्त के साथ में वो जा रहा था, उसका दोस्त तो ऑन स्पॉट मर गया। इसका हेड इंजरी हुआ। ये कम से कम 2 महीने तक आईसीयू में भर्ती था, और 2 महीने बाद जब उठा तो उसके ब्रेन में इतना डैमेज हो गया था कि ये उसकी आईक्यू, जो नॉर्मल आईक्यू होती है जीनियस लोगों की, वो होती है 140 150। आप लोगों की होगी, मतलब मेरी आप सबकी होगी 110 से 120, जिसमें आप चीज़ों को समझ सकते हैं। खाना बनाना, बातचीत करना, अपने पैसे को बचाना, किसी से धोखा ना खाना, इन सब चीज़ों में नॉर्मल आईक्यू आता है। उसके भी नीचे आईक्यू चली गई है, वो ठीक से बात नहीं कर पाता। अब उसको पहचानेंगे तो तुरंत पहचान जाएंगे इसके ब्रेन में कुछ दिक्कत है। तो उस बच्चे को हेड इंजरी हुई थी, ब्लड का थप्पा निकला हुआ था ब्रेन में, उसको ऑपरेशन किया गया, निकाला गया, लेकिन उस ब्लड के थप्पे से वो बेचारा ज़िंदगी भर के लिए एक तरह से मेंटली लो हो, आईक्यू हो गया। वो होता है मेंटली लो। तो इस बच्ची को, हाँ अभी तो ज़िंदा है वो, इस बच्ची को वैसा कुछ नहीं हुआ मैजिकली। तो मैं उनसे कह रहा था कि बड़ी कमाल की चीज़ है। और वो पता है क्या बोलते हैं, वो तो होना ही था, क्योंकि हमने इतनी पूजा की है भगवान की। ऐसा लगता है जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वही विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के सिद्धांत हमारे विश्वास से थोड़ी बनते हैं, हमारे पसंद या नापसंद से थोड़ी बनते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केस 10, जब हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। जब हम मरते हैं तो दूसरी दुनिया में जाते हैं, वहाँ और यहाँ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, खाली यहाँ पर चीज़ें सॉलिड हैं। आप जब चलते हैं तो पैर ज़मीन को छूते हैं, ज़मीन गर्म है तो पैर जलता है, भूख लगती है तो पेट में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा अगर पेट में एसिडिटी हो तो चुभन सी महसूस होती है। ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ नहीं होते। लेकिन फिर भी यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी एक इंडिविजुअलिटी है। मतलब हम ये मानते हैं कि मैं उनसे अलग हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। कृष्ण के हिसाब से ऐसा नहीं है। तो इस सोल के साथ डॉक्टर न्यूटन ने कुछ बात की, और ये सोल डिस्प्लेस्ड सोल्स के बारे में कुछ बताने वाली है। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, क्या ऐसा है कि जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर मान लीजिए मैंने आपको नुकसान पहुंचाया, मैंने आपके साथ चोरी किया, मैंने आपका मर्डर किया, मैंने आपका रेप किया, क्या उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है? ये सवाल पूछ रहे हैं।
समझ में आ गया? अब थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए हम लोग एक्सट्रीम केसेस को ही ले रहे हैं। अभी हम ये नहीं ले रहे हैं कि मैंने अपने बहन को डांटा तो उसको डांटने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है क्या। जैसे अगर मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो हम पहले पूछेंगे शहर कहाँ है। हम ये नहीं पूछेंगे उस शहर में वो गली और वो बंगला और बंगले के अंदर वो घर, उस घर के अंदर वो बेड कहाँ है, ये नहीं पूछेंगे ना। इसलिए सबसे पहले पूछ रहे हैं डू सोल्स बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अच्छा सवाल है। क्या हमारे ऊपर, अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उस नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अब ये भी मुझे लगता है कि ये क्यों पूछ रहे हैं उस आदमी से। कोई आदमी जब मर गया और दूसरी दुनिया में चला गया तो क्या वो ज़बरदस्ती इंटेलिजेंट हो जाता है क्या? मैंने कहा ना, जो आदमी जैसा है यहाँ पर मरने के बाद भी वैसा ही रहता है। इसलिए मेरी लाइफ में एक नया प्रिंसिपल आ गया है। मैंने अभी रिसेंटली जब डॉक्टर रिम्पी को बताया तब मुझे समझ में आया 90% लोगों को खुशी इस बात से होती है कि मुझे कुछ अच्छी चीज़ होने वाली है। डर इस बात का होता है कि हाय राम कुछ बुरा ना हो जाए। मुझे खुशी किस चीज़ से होती है? जब मुझे कोई चीज़ समझ में आती है। इससे पहले कि मुझे पैसा मिले, किसी काम को करके पैसा मिले, अगर मुझे ये समझ में आ जाएगा कि इस चीज़ को करने से पैसा मिलता है, वही मेरे लिए खुशी है, चाहे पैसा मिले ही ना। अगर कोई बीमारी कैसे ठीक होती है, अगर वो भी पता चल जाए और बीमारी ठीक नहीं हुई है तो मुझे खुशी होती है। जॉय ऑफ डिस्कवरी, वो मुझे अब ज़्यादा खुशी देती है। खैर, डॉक्टर साहब पूछते हैं क्या अगर कोई आदमी किसी का नुकसान पहुंचाता है तो उसकी जिम्मेदारी उस आदमी के ऊपर है, मतलब जो कल्प्रेट है उसके ऊपर है। एक बहुत अच्छी पिक्चर है, आप देखिएगा, इसको होमवर्क बनाइए सब लोग देखने का। माइनॉरिटी रिपोर्ट बहुत कमाल की फिल्म है। उसमें ऐसी पुलिस आ गई है और ऐसा एक पूरा सिस्टम आ गया है जहाँ पर सपनों में हमारे ढेर सारे सपने आते हैं। तो उसमें से कुछ 3 ऐसे बच्चे हैं जिनको सपने में भविष्य दिखाई देता है। वो भविष्य जो होने वाला है वो दिखता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया गया फिल्म। एक तरह से सोशल कनंड्रम है। कनंड्रम समझते हैं? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप फंस गए, सही और गलत के बीच में फंस गए। तो ऐसी सिस्टम है कि वो 3 बच्चों को एक बहुत एडवांस्ड सिस्टम में डाला गया और उनके ब्रेन को जोड़ दिया गया स्क्रीन से, और जो भी वो सपना देखते हैं उसको स्क्रीन में दिखाई देता है, और उसमें सभी दुनिया के लोगों का नाम, फोटो, सब कुछ उसमें स्टोर्ड है। और किसी का कोई मर्डर करता है तो पहले से नाम आ जाता है। और एक बॉल में, लकड़ी के बॉल में उस आदमी का जो मरता है उसका नाम विक्टिम के नाम से आता है, विक्टिम नेम इज़ दिस। और दूसरी तरफ उस आदमी का नाम आता है जो मारता है, कल्प्रिट। और अभी हुआ नहीं है और वो भविष्य में होने वाला है क्योंकि इसने सपने में भविष्य देख लिया। और ये सिस्टम अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट है। अभी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया है, लेकिन ये लोग एक्सपेरिमेंट की तरह से 1-2 शहर में कर रहे हैं और ये बहुत सक्सेसफुल सिस्टम हो गया। क्योंकि उस शहर में जहाँ पर एक साल में 50,000 1 लाख लोग मरते थे, अब वो कम होकर के 2, 3, 4 मर रहे हैं। तो एक तरह से रिसर्च्ड प्रूवन सोसाइटी का एक नया पुलिस सिस्टम आ रहा है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है और ये इसकी IPO निकालने वाले हैं इस कंपनी का, बड़ा पैसा आने वाला है। और तब तक एक बड़ी ट्विस्ट आ जाती है। ये जो पुलिस था जो सबको पकड़ता था जाकर के, किस लिए पकड़ता था? कि तुम किसी का खून करने वाले हो। टाइम भी आ जाता था उसमें कि इतने बजे इतने मिनट पे मर्डर करने वाले हो। वो आदमी चिल्लाता था, भाई मैंने अब तक मारा नहीं है। इनफैक्ट जो जब शुरुआत में दिखाते हैं, सबसे पहला खून दिखाते हैं, वो आदमी चक्कू लेकर बस मारने ही वाला था, तब तक ये लोग पकड़ करके उसको जेल में डाल देते हैं। वो बोलते हैं मैंने चक्कू मारने के लिए उठाया था, मारा नहीं है अभी तक। बोलते कोई बात नहीं, मारने वाले थे मेरे हिसाब से, हमारे मशीन के हिसाब से तो मारने वाले थे। बोलते लेकिन हमको सजा तो तब मिलनी चाहिए जब हम मार चुके हैं, तुम पहले से कैसे सजा दे रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लोगों को जेल में डाल देते थे। दिक्कत तब होती है जब पूरी की पूरी कहानी ट्विस्ट होकर के एक विक्टिम आया, कोई ऐसा आदमी जिसको मैं नहीं जानता, मतलब पुलिस वाला नहीं जानता, और कल्प्रिट कौन है? वही पुलिस वाला, मैं पुलिस वाला। जैसा को पकड़ता है। अब जब उसने नाम देखा, अरे मेरा नाम है, अब खुद को पकड़ के जेल में डालेगा, भाग जाता है मालूम करने के लिए कि इस पूरे सिस्टम में लूप होल क्या है, कमी क्या है, मिस्टेक क्या है। जब खुद पे आया तो लूप होल देखने, जब खुद पे आया तो लूप होल आ गया। और जब वो मोमेंट आया खून करने का, तो ऑलमोस्ट खून करने वाला था, क्योंकि वो जो आदमी था जो जिसको मारने वाला था, उसने इसके बच्चे को, इसको लग रहा था इसका बच्चा जो किडनैप हो गया, बहुत साल पहले गायब हो गया, किसी ने मार दिया, उस खूनी को ये पा गया। खैर कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको हमेशा क्वेश्चन पूछना चाहिए, जो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमसे किसी को नुकसान हो जाता है तो क्या हमारे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है?
ये आदमी कहता है हाँ होता है, मैं ऐसे एक आदमी को जानता हूँ जिसने किसी को बहुत बुरा किया था। मतलब ये खुद आदमी वो नहीं है, ये किसी को जानता है जो बहुत बुरा आदमी था, उसने किसी को बहुत नुकसान पहुँचाया था, खून किया हो, जो भी किया हो। डॉक्टर न्यूटन पूछ रहे हैं तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो, ये जो खूनी है उसके बारे में क्या जानते हो मरने के बाद? जब ये मरा और उस तरफ गया, दूसरी दुनिया में गया, तो क्या हुआ बताओ? कहता है ये इस आदमी ने मरने से पहले एक बच्ची को नुकसान पहुंचाया था, बहुत ख़राब तरीके से नुकसान पहुंचाया था। ये नहीं बताया कि खून किया कि रेप किया, कुछ नहीं बताया। और जब ये मरा, ही डिड नॉट रीजॉइन आवर ग्रुप। मरने के बाद ये हमारे ग्रुप में नहीं आया। मरने के बाद हम सब, हमने पढ़ा था ना, जो लोग अच्छे सोल्स होते हैं, बहुत मैच्योर नहीं होते लेकिन अच्छे लोग होते हैं, वो ग्रुप्स में जाते हैं, अपने पूर्वज, अपने परिवार जिनको आप प्यार करते हैं उनसे मिलते हैं, अपने गुरु से मिलते हैं। ये कहते हैं ये आदमी मरने के बाद किसी ग्रुप में नहीं गया, हमारे साथ ग्रुप में नहीं आया। देयर वॉज एक्सटेंसिव प्राइवेट स्टडी फॉर हिम। नर्क में नहीं गया, देयर वॉज एक्सटेंसिव प्राइवेट स्टडी फॉर देम। कोचिंग मिल गई। शिरीष लोग कहेंगे, वैभव कहेंगे, गरिमा कहेंगे, कोचिंग भी नर्क से कम है क्या? इनके लिए अलग से एक्सटेंसिव प्राइवेट स्टडी चल रही थी, खूब पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि जब वो ज़िंदगी में जी रहा था, शरीर में जी रहा था, उसने बहुत पुअरली किया, उसके नंबर अच्छे नहीं आए थे। कितने अच्छे तरीके से समझा दिया। पाप में तो सीधे आप खराब आदमी हैं, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जो भी करते हैं उसका एक हिसाब किताब बनता है। सज़ा नहीं मिलती आपको, आपको ये बताया जाता है कि तुम अच्छे किए, तुम कम अच्छा किए। और जब कोई आदमी ठीक से नहीं कर पाता, अच्छे नंबर नहीं आते, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कोचिंग चलती है वहाँ पर ऊपर। डॉक्टर को समझ में नहीं आया उस आदमी का आंसर। डॉक्टर बोलते हैं अच्छा वहाँ पर जो उसको पनिशमेंट मिलता है, जो सज़ा मिलती है मरने के बाद, उसका हद कितना है, एक्सटेंट कितना है, कितना ज़्यादा तकलीफ दी जाती है वहाँ पर? ये आदमी कहता है ये गलत कह रहे हो तुम, पनिशमेंट नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो गया और उसको ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है ताकि वो फिर से पास हो जाए, तो उसको पनिशमेंट थोड़ी बोलेंगे, ये गलत है। इट इज़ रीजनरेशन। अभी हम लोग उसमें पढ़ेंगे व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग इन डार्विन। मुझे लगता है आज के 50 साल बाद या 100 साल बाद चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। आज भी बहुत बदली हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने, अभी हम लोग जहाँ गए थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है अनुज, तुम्हारे लिए भी, हम सब के लिए, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, और वहाँ पर ऑलमोस्ट सब चीज़ें फ्री हैं। आईसीयू फ्री है। जो यहाँ पर एक आईसीयू का चार्ज होगा 5,000 रुपये, 10,000 रुपये पर डे, वेंटिलेटर का चार्ज होगा 10,000 रुपये पर डे, वो फ्री है। सरकारी हॉस्पिटल में वैसे भी कम पैसे लगते हैं, लेकिन भीड़ बहुत होती है, इसलिए अगर आपकी जान पहचान है तो जल्दी हो जाता है काम, बट फ्री है। हर रोज़ हज़ारों लोग, कम से कम 5,000 मरीज़ रोज़ वहाँ पर जांचें होती हैं, ऑपरेशंस होती हैं, डॉक्टर्स देखते हैं, इलाज करते हैं, फ्री। इसका मतलब धीमे धीमे ओवरऑल पूरी दुनिया का सिस्टम बेहतर हो रहा है। सिपाही में यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज तो बन ही रहा है, बट मेरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे इंसान इवॉल्व होगा, बहुत सी चीज़ें सुधरती जाएंगी। अभी इंसानों का, हमारा और आपका ब्रेन आधा डेवलप्ड है, इसलिए जब हम किसी को देखते हैं, गरीब को या बीमार को, और वो हमारे परिवार का नहीं है, तो बोलते हैं भैया मुझे कुछ नहीं लेना नहीं है। ये इसलिए नहीं क्योंकि हम उसको नापसंद करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन अभी तक रीजनरेटेड नहीं है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है। इसलिए हमने, इंसानों ने कायदे से सिस्टम्स नहीं बनाए हैं जहाँ पर सबको खाना मिल जाए, सबको इलाज मिल जाए। ये आदमी कहता है तुम्हें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मरने के बाद अगर तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे टीचर के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आती है, जो तुम्हारा गुरु है। इसलिए टीचर्स मरने के बाद उन बच्चों के साथ में ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं जिन्होंने जीते जी क्रूएलिटी की है, किसी के साथ गलत किया है, क्रूअल हुए हैं। डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं व्हाट डज मोर स्ट्रिक्ट मीन टू यू इन द स्पिरिट वर्ल्ड। यहाँ पर जब कोई स्ट्रिक्ट होता है तो हमको मालूम है क्या होता है स्ट्रिक्ट होना। डंडे पड़ेंगे, जेल में डालेंगे, डंडे पड़ेंगे, मारपीट होगी, फांसी हो जाएगी। यहाँ से मार के भेज दिया ऊपर, फांसी दे दी, ऊपर पहुँच गए, अब वहाँ क्या फांसी दोगे? तुम्हारे यहाँ किताबों में कल्पनाएं हैं, गरम गरम तेल के कढ़ाई में जलाया जाएगा। जैसे आपने कल बोला था कि इसमें लोगों को डराने के लिए अरे फिल्में बनी हैं, ब्लैक मिरर नाम की एक सीरीज़ है, उसमें एक आदमी बहुत गलत काम करता है, उसको एक ऐसी दुनिया में डाल देते हैं सॉफ्टवेयर में कि बेचारा परेशान हो जाता है बहुत टाइम तक। हमारी कल्पनाएं हैं, टॉर्चर की कल्पनाएं हैं,
तो कहते हैं अच्छा तुम्हारे जो टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं? बोलते हैं बस यही था कि हमारे साथ नहीं आ पाया क्योंकि उसने गलत किया था उस बच्ची के साथ में। तो डॉक्टर बोलते हैं अच्छा एक बात बताओ, मरने के बाद उसी गेट में से वो भी आया था जिसमें से तुम आए थे कि उसके लिए अलग गेट था? बोलते हैं हाँ आया वहीं से था, लेकिन हम में से किसी को मिला नहीं, वो ग्रुप में नहीं गया, उसको प्यार मोहब्बत नहीं फील हुआ, वो डायरेक्टली वहाँ पहुँच गया जहाँ पर उसके टीचर उसके साथ उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। कोई छुट्टी टाइम नहीं, कोई साथ में फिल्म देखने का टाइम नहीं। और उसके बाद क्या हुआ जब वो टीचर के पास पहुँच गया? अब देखिए इसमें भी ना हम लोग भगवान को ब्लेम करेंगे कि भगवान ने ऐसी हमको शरीर दी, ऐसी ज़िंदगी दी कि लोग हमको परेशान कर रहे हैं। के बारे में देखो तो बेचारी गरीब तो है लेकिन परेशान भी है, रोज़ दुखी रहती है। इससे भी ज़्यादा दुखी और परेशान लोग हैं। तो कह रहे हैं ये आदमी किसी लड़की को परेशान किया था, गलत किया था, इसलिए वो बहुत जल्दी धरती पे वापस आ गया और उसने एक औरत का जन्म लिया और उसने चूज़ किया कि मुझे भी टॉर्चर किया जाए। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ, आपको बताना भी चाहता हूँ कि हम जब कोई ख़ास चीज़ बार बार करते हैं, जैसे आप आजकल बुक्स पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, आप बेचारे फंस गए हैं रिम्पी स्कैन में, काउंटर पे फंस गए हैं। आप शायद वो पसंद करते हो ना करते हो, बट फंस तो गए ही हैं। आप हमारे साथ फंस गए हैं गाड़ी चलाते चलाते, खेती भी कर रहे हैं और आप खाना बनाने के चक्कर में पड़ गई हैं, आप टीचर भी बनेंगी। आपको मैथ्स और साइंस दे दिया गया है, मुझे लोगों को ये पढ़ाना है, डॉक्टर साहब को मेडिकल मरीज़ देखने हैं। आखिर जब कोई आदमी किसी काम में फंसता है तो ये काम उसकी चॉइस होती है कि उसको ज़बरदस्ती धक्का डाल दिया जाता है, मार दिया जाता है? उसकी चॉइस होती है। जब हमारी चॉइस होती है तो हम परेशान क्यों होते हैं उसको करते करते? मुझे लगता है हमारी बॉडी एक मोबाइल फ़ोन की तरह है। जब उसमें ढेर सारा आप ऐप चला दो, व्हाट्सएप भी चल रहा है, वीडियो भी चल रहा है, डाउनलोडिंग भी चल रही है, तो गर्म हो जाता है, हैंग हो जाता है। हमारी बॉडी भी ऐसे ही है। जब हम किसी काम को करते रहते हैं तो हम थक जाते हैं। सत्वगुण का काम क्या है? समझना। क्या समझना? लाइफ को समझना। क्यों समझना? ताकि हम इस जेल में से बाहर निकल सकें। लेकिन बॉडी बेचारी, उसका काम नहीं है समझना। उसका क्या काम है? मज़े लेना यार। बस खाना दिख जाए तो खाना खा लें, आराम मिल जाए तो आराम कर लें, सेक्स मिल जाए तो सेक्स कर लें। बहुत बड़ा फोर्स है। आप देखेंगे जब हम लोग वो पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग विद डार्विन कि नेचर का इतना बड़ा फोर्स है कि सेक्स और खाना ये तुमसे ज़बरदस्ती कराएगा। वो बॉडी ऐसी बनी है, लेकिन माइंड ऐसा है कि तुम्हें फ्री होने के लिए बार बार पुश करेगा। तो एक बड़ा खेल है जहाँ पर आप इस दुनिया में अपने आप को जानबूझ के पुश करते हैं ऐसी चीज़ों में ताकि आप समझ सकें कि इस जेल में से कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये बेचारे लाइफ को बेवकूफ़ बना देते हैं हम लोग। आप फंसते हैं एक गरीब आदमी की तरह। लाइफ को लगता है हाँ तुम्हें टॉर्चर हो रहा है, झेलोगे तुम, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप चाबी बना रहे हैं। किस चीज़ की चाबी? जेल से बाहर निकलने की। शॉशैंक रिडेम्पशन चल रहा है भैया। एक बहुत बड़ा जेल है, माया जाल है। उससे निकलने के लिए आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस में अपने आप को, जैसे इस आदमी ने जानबूझ के उस कंडीशन में डाला है क्योंकि उसने किसी बच्ची को खून किया, मर्डर किया, रेप किया, जो भी किया। अब इसको पता ही नहीं है कि वो उसके साथ क्या हो रहा है। एक सेंसिटिव आदमी के साथ में, सेंसिटिव कौन होता है? बहुत बार ऐसा होता है ना, किसी को हम देखते हैं बहुत तकलीफ में तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत तकलीफ में अगर कोई होता है, किसी मरीज को देख लो तो हम लोगों को अंदर से लगता है हाय राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बनने को सांप काटा था तो बड़ी अम्मी रोने लग गई थी। हाँ, अनुज को सांप काटा था तो बड़ी अम्मी रोने बोलती है आ चलो गाड़ी में लेके चलो उसको, रात ही रात दिखाओ, एंटीडोट दो, जो भी करो सब करो। तो जो लोग सेंसिटिव होते हैं वो गलत काम किसी के साथ कर ही नहीं पाते क्योंकि हर आदमी उनके लिए अपने जैसा है। अगर कोई किसी से गलती हो जाए तो उसको भी बोलते हैं माफ़ कर दो यार, उसको भी तकलीफ होगी ठीक जैसे मुझे तकलीफ होती है। ये सेंसिटिव आदमी होता है। लेकिन जो इनसेंसिटिव होता है उसको नहीं पता चल रहा है। इसलिए लाइफ में वो चूज़ करता है बॉस मुझे भी वो कपड़ा पहनकर देखना है कि उस कपड़े को पहनकर कैसा चोट लगता है, कैसे कांटा चुभता है, टाइट है कि मोटा है। तो एक तरह से कह रहे हैं कि ये आदमी ने खुद चूज़ किया कि मैं एक औरत बनूंगा और लोग मुझे फिजिकली अब्यूज़ करें, मुझे मारें, मेरे साथ गलत करें। उसके लिए वो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी है, क्या तुम्हें लगता है कि पिछले जन्म में जब इसने उस लड़की को गलत किया था तो उसके लिए वो अपने ब्रेन को
इल्ज़ाम दे रहा है, मेरी गलती नहीं थी, वो तो शरीर ही ऐसा ख़राब था, इसलिए मैं फंसा। हमारा माइंड बड़ा चालाक होता है, डॉक्टर का भी है। वो जानना चाहता है कि गलती इस आदमी की है या उसके ब्रेन की। जहाँ कहीं पर भी खुद को बचाने का मौका आ जाए, हमारे विचार वो सोच लेते हैं। देखिए कहानी ये है, एक आदमी ने गाड़ी चलाई, कार चलाई या ट्रक चलाई, उससे हो गया एक्सीडेंट। ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और उसमें कोई मर गया। तो मैं कहूँ एक्सीडेंट ट्रक से हुआ, ट्रक में कोई गड़बड़ी रही हो। ये आदमी कहता नहीं, तुम भले ही ये कहो कि उस ब्रेन से हुआ है, लेकिन ये आदमी जिम्मेदारी ले रहा है कि इसने खुद किया। अगर मान लीजिए ये ब्रेन है, हमारे अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है, भगवान है, जो भी है, और ये ब्रेन है, इस ब्रेन में लालच है, इस ब्रेन में जानवरीय प्रवृत्तियां हैं, तो इस ब्रेन को या इस बॉडी को चलाना किसको चाहिए, सीखना चाहिए? किसकी जिम्मेदारी है इस बॉडी को चलाने की? मेरी है। ट्रक से एक्सीडेंट हुआ तो कम से कम तुम ये तो कर सकते थे कि ट्रक में ना बैठकर ना चलाते। यहीं पर आता है दो टाइप के लोग। एक वो जो चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हैं, छोटी से छोटी चीज़ की भी जिम्मेदारी खुद लेते हो। वो बोलते हैं देखो, अगर मेरे हाथ से हल्का सा भी, कृष्ण भगवान के नाम पर एक चोरी हो गई थी, पता है? कहानी है कि सत्यजीत नाम के एक राजा थे। उनके पास एक जवाहरात था, कोई हीरा टाइप की कोई चीज़ थी। उसका नाम था श्यामंतक। हीरे का नाम था श्यामंतक। उस राजा का नाम था सत्यजीत, और उसने ये हीरा दे दिया अपने भाई को, प्रसेन को। प्रसेन भाई साहब एक शिकार करने गए और शेर से मर गए, शेर ने उनको मार दिया। द लायन वॉज देन किल्ड बाय जामवंत। उस शेर को बाद में मारा जामवंत ने। उस शेर ने इनके भाई को मार करके वो हीरा छीन लिया। उस शेर को जामवंत ने, जामवंत कौन है जामवंत? कौन? महाभारत वाले जो भालू थे, बूढ़े थे, रामायण वाले। भगवान राम के समय पर एक भालू थे, जामवंत। जब रामायण की लड़ाई चल रही थी रावण के साथ में, मतलब पापा ऐसी कहानी बता रहे थे, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि सबको लड़ाई होती थी, सब लड़ते थे, सब मतलब लड़ाई करके भगवान राम के लड़े। जामवंत से कोई लड़ता नहीं था क्योंकि जामवंत बहुत बूढ़े थे, सब छोड़ देते थे कि बेचारा बूढ़ा आदमी। तो लड़ाई में उसको मज़ा नहीं आ पाया, लड़ाई का मज़ा नहीं ले पाया। तो वो कहते थे कि भगवान राम को कि मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाया, मुझे लड़ के दिखाना था। उनका ईगो यही रहा होगा। तो भगवान राम बोलते ठीक है, तुम्हें लड़ने का शौक़ है, तो जैसे कल की 2028 फिल्म थी, कौन सी? 2098। ऐसे जामवंत 2098 फिल्म बनी। फिल्म नहीं बनी है, कहानी ये है कि भगवान राम बोलते हैं जब द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के आऊँगा तब तुम्हारे साथ मैं लड़ूंगा। इस शेर को जब जामवंत ने मार दिया, उसका हीरा ले लिया, और यहाँ पर बदनामी होने लगी कृष्ण की। झूठ मूठ का बोलने लगा कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके हीरा चुराया है। सत्यजीत ने फैला दिया कि कृष्ण ने चोरी किया है मेरे नाम से, मतलब मेरा हीरा। अब कृष्ण जैसा आदमी ये नहीं बोलता कि चोरी किया है मैंने नहीं किया, भाड़ में जाओ। बोलते मेरा नाम क्यों आया, आखिर वो हीरा है कहाँ? खोजते खोजते जब कृष्ण को मालूम पड़ा जामवंत के पास वो हीरा है, तो गए उनसे हीरा मांगने कि भाई तुम्हारा हीरा नहीं है, वो सत्यजीत का है, मेरा नाम खराब करे, लाओ वापस दो। जामवंत ने कहा मैंने इसको शेर को मार करके जीता है, ये मेरा है। फिर दोनों की 28 दिन तक लड़ाई हुई। तब जामवंत ने कहा मैं पहचान गया भगवान, आप ही हैं, आपने मुझसे कहा था कि हम लड़ाई करेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारी जो लड़ने की इच्छा है पूरी हो जाएगी। अब मैं हार मानता हूँ, ये रहा हीरा और ये रही मेरी बेटी, इसको आप लेके जाइए, आपकी वाइफ हो गई। भगवान कृष्ण फिर वो ले आए, कौन सा? सामंतक ज्वेल जो था। भाई क्या करती, इतना बहादुर आदमी, दामाद बना लिया उसको, बेटी भी ले ली। नहीं देखिए, मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ, हमने ज़नोगा में भी पढ़ा है, एक आदमी दूसरों के साथ क्या करता है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपने ब्रेन में जो माइक्रो चीज़ें भी होती हैं उसको भी वो समझना चाहता है कि वो हल्की हल्की चीज़ें भी हो रही हैं। ये मैं इतनी लंबी कहानी बताया क्यों बताया? हमारे बॉडी में ढेर सारी फेलिंग्स हैं, कमज़ोरियाँ हैं।
किसी भी चीज़ को देख करके हम फिसल जाते हैं। लालच है, ढेर सारी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को ओवरकम करने की भी ताकत हमारे अंदर है, तब डेवलप करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो वो आपकी कमी है। उसने ये तो नहीं कहा कि मैंने उस लड़की को मारा, लेकिन उसने कहा मेरी कमजोरी ने उसको मारा, मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया, मुझे जानना है। इसलिए उसने लड़की का जन्म लिया और अपने ऊपर टॉर्चर लिया। लैक ऑफ स्किल मतलब आजकल बड़ा हुआ हो रहा है, पता है कि गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही पब्लिक को। क्यों नहीं दे रही है? उसके लिए पता है स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास केंद्र बना है। उसमें बड़ी मम्मी गई हुई थी, मैं भी गया था, लेक्चर देकर आया था। उसमें जैसे आपको भी जो ट्रेनिंग हो रही है अकाउंट्स की, वो कौशल विकास केंद्र की तरफ से हो रही है ना, सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसके बाद नौकरी करेंगे। स्किल मतलब कोई हुनर, आपने जो स्किल छोड़ दिया, अकाउंटिंग में गई थी आपने लिया ही नहीं, क्लास ही नहीं ली, तो जो स्किल होता है वो आपको डेवलप करना होता है, वो आपके शरीर में पोटेंशियल फॉर्म में होता है। मतलब वो रेडी नहीं होता, वो आटा होता है। जैसे पाउडर वाला आटा आता है, उसको आपको सानना होता है, रोटी बनानी होती है, तब जाके आप खाना खाते हैं। ऐसे ही आपके अंदर में अपनी कमजोरियों से लड़ने का स्किल रॉ फॉर्म में होता है, कच्चे माल के रूप में होता है। तो उसी चीज़ को डेवलप करने के लिए इस आदमी ने अपने आप को एक औरत बनवाया ताकि वो टॉर्चर खाए। तो ये आदमी का कन्फ्यूजन और भी है, क्योंकि इन डॉक्टर साहब की कन्फ्यूजन आती है हमारे कंडीशनिंग से। बोलते मान लो वो औरत बन गया और सुधरा ही नहीं, तो फिर से गलत काम करता रहा, तो क्या इसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए नर्क में चला जाएगा? तो ये बेचारा आदमी कंफ्यूज्ड जो हिप्नोटाइज हुआ था। लॉन्ग पॉज। इसे बहुत बार अगर मैं आपसे कहूं किसी काम के लिए ये करोगे, आप चुप, नहीं करोगे आप चुप, आप सोच रहे हो, तो ये बेचारा सोच रहा है। फिर बोलता है यू कांट डिस्ट्रॉय एनर्जी एग्जैक्टली, तो आप किसी को बर्बाद नहीं कर सकते, एनर्जी खत्म नहीं होती। हाँ, लेकिन आप ये कर सकते हो, अगर किसी के अंदर में नेगेटिविटी है, कमजोरियां हैं, तो उसको ठीक किया जा सकता है। बहुत बार एक जन्म में हो जाता है, बहुत बार कई जन्म लगते हैं, बट ठीक हो जाता है। डॉक्टर ने पूछा कैसे, तो इस आदमी ने कहा बर्बाद करके नहीं ठीक होता, उसको रीमॉडल किया जाता है। जैसे कोई मशीन काम नहीं कर रही है तो उसके तार बदल दो, पुर्जे बदल दो, ठीक कर दो। ऐसे ही इंसान का शरीर रीमॉडल किया जाता है। यहां तक बातचीत थी। डॉक्टर एन कहते हैं इसके बाद मैंने और कुछ सवाल पूछा, इस आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलते हैं बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन भटकती हुई आत्माओं के बारे में कुछ ज़्यादा जानते भी हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। बोलते हैं आगे के चैप्टर्स में हम कुछ और भी पढ़ेंगे कि कैसे भटकती हुई आत्माओं को ठीक किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है। कहते हैं इसको प्रॉब्लम ऑफ कंटैमिनेशन भी कह सकते हैं, कि मेरे अंदर में कोई अपवित्रता आ गई है, उसको ज़्यादातर लोग खुद ही कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। और बोलते हैं ये सब कुछ एक लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से चलता है। जो आप अच्छा करते हो तो आप के साथ अच्छा होता है, बुरा करते हो तो बुरा होता है। ये सबका एकदम सोफिस्टिकेटेड मशीन की तरह है, एक प्राइस टैग है, ये काम करोगे तो ये मिलेगा। कह रहे हैं भगवत गीता एक बहुत ही फेमस स्क्रिप्चर है ईस्ट की, मतलब भारत की। वो कहती है सोल्स ऑफ इवल इन्फ्लुएंसेस मस्ट रिडीम देयर वर्च्यू। मुश्किल सेंटेंस है यार अंग्रेजी का। सोल्स ऑफ इवल इन्फ्लुएंस, ऐसे लोग जिनके अंदर में इवल इन्फ्लुएंस है, मतलब इवल मतलब बुरा असर है। मस्ट रिडीम देयर वर्च्यू, उनको अपने अंदर की कमियों को हटा करके अपनी वर्च्यू को लाना पड़ेगा। वर्च्यू मतलब अच्छाइयों को। इसका मतलब ये है कि अच्छाइयाँ ऑप्शनल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते भैया रमण महर्षि तो बड़े समझदार थे, बड़े किस्मत वाले थे, वो अच्छे थे, हम नहीं अच्छे। आज नहीं तो कल आपके अंदर में जो बुराइयां हैं उसको मांझ कर साफ करना पड़ेगा, और फिर आपके अंदर में भी अच्छाइयाँ चमकने लगेंगी। आप अगर मोटे हैं तो आप ये नहीं कह सकते हम पतले नहीं हो सकते, हमको स्वस्थ बना दो। आपको पतला अपने आप को करना होगा। ऑथर कह रहे हैं इस दुनिया में अगर हम लोग डेथ को पढ़ रहे हैं तो कोई भी पढ़ाई, डेथ की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती अगर हम कर्मों को नहीं समझना चाहते। यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे थिंक अगेन में, कि चीज़ों को बाइनरी तरीके से नहीं सोचना चाहिए, अच्छे और बुरे तरीके से नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर भी कह रहे हैं जब कोई कर्म करता है तो उसको ऐसे मत देखो कि ये खराब कर्म है, ये अच्छा कर्म है। ये थोड़ा सा और एक स्टेप पीछे जाते हैं। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो उस अच्छा करने से कुछ अच्छा नहीं होता,
अगर मैंने किसी का भला कर दिया तो मेरे साथ भला होगा, ऐसा नहीं होता। जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो मेरी बॉडी तैयार होती है अच्छे को परसीव करने में। एक रास्ते की तरह है, आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपने गाड़ी चलाई है 2 बार 4 बार 10 बार, तो उस आदमी के साथ में ज़्यादा नहीं, कम अच्छा होगा जिसने 10 बार गाड़ी चलाई है। लेकिन जो आदमी 500 बार गाड़ी चलाता है उसके साथ ज़्यादा अच्छा होगा। मैं अच्छा किसको बोल रहा हूँ? एक्सीडेंट ना होना। एक आदमी जिसने खाली 1-2 बार गाड़ी चलाई है उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, लेकिन क्या उसने कम बार गाड़ी चलाई तो कोई पाप किया है? अभी उसको एक्सपीरियंस चाहिए। जो आदमी अच्छा करता है उसको धीमे धीमे अच्छे के लिए उसके इमोशंस तैयार हो जाते हैं। अब देखिए यहां पर आप लोग ना चाहते हुए भी यहां रहते रहते पढ़ाई के इन्फ्लुएंस में आ गए। आप आपको जॉय ऑफ लर्निंग आना शुरू हो गया है। पहले मुझे बुलाना पड़ता था, आओ आओ आओ। अगर मैं अब कहीं छुट्टी पे जाऊं, वापस आऊं, मैं क्लास ना बनाऊं तो आप आकर के मुझे बोलोगे क्लास बनाओ, क्योंकि आपको अब अच्छा लगने लगा है, अच्छी चीज़ अच्छी लगने लगी है। कहते हैं अगर हमने किसी को नुकसान पहुंचाया है हम उससे मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि हम उसको एड्रेस न कर लें। अब ये मत बोलिएगा कि ठीक है मैंने उसको पाप किया था तो बताइए मैं कितना उसका हिसाब कर दूं, कितना पैसा दे दूं या कितने साल जेल में रह लूं। ये इसका आंसर नहीं है। एड्रेस करने का मतलब है आपको फील होना चाहिए, आपको पता। इसलिए अब मैं कह रहा हूं ना, मुझे अब खुशी किस चीज़ पर मिलती है? जब मैं कोई चीज़ डिस्कवर करता हूं। डिस्कवर करना पाप के बदले में पुण्य करना नहीं है। डिस्कवर करना ही अपने आप में फ्रीडम है। जब मुझे पता चला कि नंबर्स चाहे मिले चाहे ना मिले स्कूल में, पढ़ाई मुझे होनी चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए, मैं फ्री हो गया, इम्तिहान से फ्री हो गया। कहते हैं ग्रोथ का, आगे बढ़ने का सीक्रेट ये है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं और वो गलत हो रहा है तो बीच में उसको आप ठीक कर सकते हैं। कहानी मतलब जो स्क्रिप्चर्स जो लोग गलत तरीके से समझते हैं वो बोलते हैं गलत किया ना, ख़त्म, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म, नर्क में सड़ोगे हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, वहाँ तक कभी पहुँचोगे नहीं। जैसे ही आपको एहसास होगा कि गलत हो रहा है आप वहाँ से बदल जाओगे, शिफ्ट कर जाओगे। ये आपके पास ऑप्शन हमेशा है। जब आप अपने डर को जीत लेते हैं, अभी मैं आजकल बड़ा डरा हूँ पता है, इन्वेस्टमेंट पर जो मैं कर रहा हूँ। हर रोज़ जब ऐप खोलता हूँ सोचता हूँ यार कौन सा स्टॉक खरीदूँ, डर लगता है, फिर बंद कर देता हूँ, फिर मैं पढ़ने चला आता हूँ। बाय कॉन्करिंग फियर, टेकिंग रिस्क। फिर मैं सोचता हूँ अच्छा ठीक है कितना पैसा मैं लॉस कर सकता हूँ आराम से। टेकिंग रिस्क। आवर कार्मिक पैटर्न्स एडजस्ट टू द इफेक्ट्स ऑफ न्यू चॉइसेस। हमारे कार्मिक पैटर्न्स जो हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं वो बदल जाते हैं, नई चीज़ें हो जाती हैं। जितना हम अपने डर को और अपने रिस्क को नए तरीके से देखते हैं, डर को जीतते हैं और रिस्क लेने को तैयार होते हैं, उतना ही हमारे कर्मों के रिजल्ट बदल जाते हैं। कहते हैं हमारे मरने के बाद कोई भूत प्रेत नहीं बैठा हुआ, कोई आदमी मॉन्स्टर नहीं बैठा है कि आग में आपको जलाएगा। आप सामने आते हैं अपने टीचर के, और वो टीचर के सामने आपके अंदर में जो सबसे छुपी हुई चीज़ थी जो आपने की थी, जो भी गलत मानते हैं, वो टीचर आपको हेल्प करता है पढ़ने और समझने में। कहते हैं इसलिए कर्म 2 चीज़ें हैं। एक तो जस्ट है, जस्ट मतलब जिसमें से आता है जस्टिस। जस्ट मतलब जो सही है। हिंदी में क्या बोलेंगे जस्टिस को? न्याय हो, न्याय अगर तो आधा दो। और दूसरी चीज भी है जस्ट एंड, सुना था? मर्सीफुल। दया। आपने गलत किया है, बहुत गलत किया है, फिर भी लाइफ आपको दया करेगी, आपके ऊपर प्यार देगी। मुझे यही लगा जब मैंने ज़ुनुगा पढ़ना शुरू किया, मैंने कहा मेरे जैसे आदमी को ज़ुनुगा समझ में आ रही है, मेरे जैसा पापी आदमी। इसलिए क्योंकि कर्म की देवी हाथ में त्रिशूल लेकर के आपको मारने के लिए नहीं आई है, वो आपको प्यार से पढ़ाती है अगर आप समझना चाहते हैं। With the help of our own spiritual counselors and peers, we decide on the proper mode of justice for our conduct. हम अपने मरने के बाद स्पिरिचुअल काउंसलर से मिलते हैं, अपने पीयर्स से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, और वो हमें हेल्प करते हैं सही चीज़ को डिस्कवर करने में। क्योंकि एक बच्चा जो किसी का मतलब एक आदमी जो किसी का रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है, उसको लिखना नहीं आता, दिमाग से कर्मों को लिखना नहीं आता।
कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर मरने के बाद आपका पुनर्जन्म होता है तो पुराना जन्म खत्म हो जाता है, आप नहीं जन्म लेते, नया आदमी जन्म लेता है, जो कि आचार्य प्रशांत मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक आत्मा डिवाइन फ्रैगमेंट डिसाइड करती है एक पगोड़ा लेने का। पगोड़ा मतलब एक मॉलिकुलर बॉडी, और उसमें सारे जन्म स्टोर होते रहते हैं। वो आइडेंटिटी आप जब अपने पास्ट लाइफ को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि यही मैं था, फिर यही मैं था, यही मैं था। ऐसा नहीं होता कि आप नहीं थे, कोई और था, आप ही होते हैं। पिछले जन्म में आप ये चीज़ नहीं सीख पाए तो अब जन्म में इस जन्म में सीख लो। कहते हैं ये कोई एक सेट पाथ नहीं है कि इसी रास्ते पे चलो, सबके लिए एक ही रास्ता नहीं है। अरे भैया, कह रहे धरती पर जो आते हैं हम लोग ना, एक तरह से वॉर में आते हैं, लड़ाई है ये। वहाँ पर हमको ज़्यादा टॉर्चर मिलता है भाई, किसी को कोई दुख दे रहा है, कोई गरीबी दे रहा है, कोई बीमारी दे रहा है, कोई धोखा दे रहा है। इट मेक्स चेंजेस फॉर ग्रोथ, और इस लड़ाई में लड़ करके हम ग्रो करते हैं। जो लोग धरती पर आकर किसी और के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, ये दुश्मन आदमी है, उस आदमी को ठीक करना पड़ेगा, वो गलत पढ़ रहा है। कि आपके सामने जो कोई भी है वो दुश्मन नहीं है, वो आप ही की तरह एक और इंसान है, एक और डिवाइन फ्रैगमेंट है। भैया कृष्ण कहते हैं ऋषि मुनि इस दुनिया में अपने सारे अच्छे और बुरे कर्म का फल छोड़ देते हैं। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव कर्म, बुरे कर्म आपके साथ चिपका नहीं होता अगर आप अपने ऊपर काम करने को तैयार हैं। आप गरीब हैं, ठीक है, वो नेगेटिव है। अगर आप अपने ऊपर काम करने को तैयार हैं तो गरीबी भी खत्म हो जाती है, बीमारी भी खत्म हो जाती है, हर चीज़ खत्म हो जाती है, लेकिन काम करने से। कह रहे हैं क्या किसी भी इंसान को पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसी की गलती है, अगर उसने पाप किया कि क्या उसी की गलती है? इस तरह से पूछना गलत है। पूछना ये होगा कि जब मैं किसी सिचुएशन में फंसा हूं, उसको समझने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि घटनाएं आपको नहीं होती हैं लाइफ में। जो घटनाएं हैं वो आपको होती नहीं है कि आप उसको एंजॉय करें, वो इसलिए होती है ताकि आप उस इक्वेशन को सॉल्व करें। एक इक्वेशन है, आप भाई बहन एक लड़ाई में फंस गए। जैसे ये कहते हैं अगर मेरी बहन मेरे साथ ऐसे बिहेव करती रही तब तो मैं चला जाऊंगा बैंगलोर में और फिल्म मेकिंग सीखूंगा। या हम कहें कि अगर मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे तब तो भाई मैं उनके पास कभी जाऊंगा ही नहीं। तो एक सिचुएशन है, टग ऑफ वॉर है, जिसमें से हम निकल नहीं पा रहे हैं। उसमें से तुम्हें प्यार और काइंडनेस निकालना होगा। इसलिए गौतम बुद्ध जैसे लोग क्या करते हैं, आंगुली मार के पास जाते हैं, भाई अगर तू खून करता है तो मुझे मार ले। मैं देखना चाहता हूं कि किसी भी इंसान के साथ में मेरे अंदर घृणा निकल सकती है। अगर निकल सकती है इसका मतलब मुझे अभी और काम करना है। इसका मतलब अभी तक ये दुनिया मेरे अंदर है, हम इस दुनिया में नहीं हैं। अगर हेट्रेड मेरे अंदर में से आ रही है इस दुनिया के अंदर आकर के, तो हेट्रेड मेरे अंदर है। इस चीज़ को हम लोग और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये था केस 10, जिसमें इस आदमी ने एक भटके हुए सोल के बारे में कुछ बातें की थी। कल पढ़ेंगे केस 11। ठीक है दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो dkbrains.com में जाकर के जेनोगा स्पिरिचुअल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके मालूम कर लीजिए।